हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राकेश वाचे, डायरेक्टर ऑफ साहिल कॉमर्स फैकल्टी। अब हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर तो हमारा फिनिश्ड हो गया था। ठीक है, उसमें हमने 5 वीडियोस अपलोड करी थी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या था बेटा? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बेटा ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की मेरी फर्स्ट वीडियो है। ये 11th का चैप्टर है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे ना तो इन टर्म्स का बहुत यूज़ है। वैसे ये जो टर्म्स है इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, छोटे मोटे कुछ ना कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, MCQ आते हैं। लेकिन आगे फ्यूचर के लिए ना तुम्हें ये टर्म समझ आने तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो काफ़ी काम आएंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम कौन सी अकाउंटिंग टर्म क्लियर करेंगे। ऊपर देखो वाइट बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले लिखा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, के नीचे बिजनेस ट्रांजेक्शन। बेटा बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या है कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था, हमारा बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट मतलब उसके लिए हमें पहले इनकम रेवेन्यू अर्न करना होता है। रेवेन्यू का मतलब गुड्स को बेचने पर या सर्विसेज प्रोवाइड करने पर जो अमाउंट आता है वो रेवेन्यू होता है। और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तुम्हें कुछ उस पर एक्सपेंस भी करने पड़ते हैं, जैसे सैलरी पे करना, रेंट पे करना, वेजेस देना, एडवर्टाइजमेंट करना। तो बेटा बिजनेस से रिलेटेड जो भी तुम सर्विसेज प्रोवाइड करते हो या गुड्स सोल्ड करते हो या गुड्स परचेज करते हो, सर्विसेज अवेल करके जो पेमेंट करते हो, सारी की सारी उसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। बेटा जैसे मेरा कोचिंग सेंटर है, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, तो अब मेरे और स्टूडेंट के बीच का जो सोशल रिलेशन है वो मेरे स्टूडेंट है, मैं उनका टीचर हूँ। लेकिन हम सोशल रिलेशन के बाद बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की बात करें तो मैं उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और वो उसके बदले मुझे फीस देते हैं। तो इसके लिए मैं वर्ड कह सकता हूँ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब हो गया मैं एक के बदले जब दूसरा कुछ पे करता हूँ उसको कंसीडरेशन कहते हैं। तो यहाँ 2 पार्टीज, एक मैं और एक आप। अब मंदिर में आप जाते हो, ठीक है, माथा टेकते हो और वहाँ गुल्लक में तुम 100 रुपीज़ डाल देते हो, तो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, वो नॉन मोनेटरी, उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो बेटा बिजनेस ट्रांजेक्शन में क्या कहते हैं, ध्यान रखना कि ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जब टर्म बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सबसे पहले ही होती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ठीक है, इवन एंटर इनटू बाय द 2 पार्टीज, ये 2 पार्टीज के बीच होते हैं, एंड रिकॉर्डेड। 2 पार्टीज के बीच जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है उसे जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना होता है। इट इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या इवेंट एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी, ये हमेशा मनी की टर्म्स में रिकॉर्ड की जाती है और इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज होती है। ऑब्वियस से बेटा पोजीशन तो चेंज होगी, जब तुम मुझे फ़ीस पे करोगे तो मेरा कैश बढ़ जाएगा, जब मैं एक्सपेंस करूँगा तो कैश कम हो जाएगा। तो मतलब सिंपल सी बात है, 2 पर्सनस के बीच कोई भी बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती है उसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं और उसकी एक मनी वैल्यू होती है। तो देखो इसको शॉर्ट, इसमें ना मैंने 3 नीचे पॉइंट दे रखा है, इन 3 पॉइंट से तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। पहला, एक्सप्रेस्ड इन मनी। तो बेटा ये मनी में एक्सप्रेस की जाती है, नॉन मोनेटरी मनी लिए जाते हैं। जैसे मैंने बताया था लॉकडाउन में जो तुम्हें लॉसेज उसको तुम रिकॉर्ड नहीं करोगे। बिटवीन द 2 पार्टीज, ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हमेशा एटलीस्ट 2 पार्टीज के बीच होती है। तो ठीक है, एक जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या गुड्स को बेच रहा है, सोल्ड कर रहा है, और एक जो सर्विसेज अवेल कर रहा है या गुड्स को परचेज कर रहा है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स या सर्विसेज, तो ये बेटा गुड्स और सर्विसेज के लिए होता है, या तो तुम गुड्स एक्सचेंज करोगे, सर्विसेज करोगे, मे भी कैश और क्रेडिट। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन बेटा कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। तो ठीक है बेटा, मैं वही कह रहा हूँ, पहले तुम मेरी वीडियो सुनोगे ना अच्छे से, उसके बाद बुक में से एक रीड भी करोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। सेकेंड अकाउंटिंग टर्म्स है अकाउंट। बेटा याद है जब हमने फर्स्ट चैप्टर करा था, फर्स्ट चैप्टर में जब हम फीचर करते इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में पहले था रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के बाद अगला पॉइंट था क्लासिफिकेशन। बेटा रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन में हम क्या करते थे कि सेम नेचर के ट्रांजेक्शन को एक ही जगह हम रिकॉर्ड करते थे, 1 नेचर एट 1 प्लेस। तो उसमें मैंने कहा था जैसे हमने कोई कैश अकाउंट बनाया तो उसमें सारी कैश की एंट्रीज करेंगे। पहले हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते थे, जिस बुक में रिकॉर्ड करते थे उसको जर्नल कहते थे। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन के लिए क्लासीफाइड करते थे, उसमें सबका एक एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, अकाउंट ओपन किया जाता था। फिर सेम नेचर की ट्रांजेक्शन को सेम जगह हम पोस्ट करते थे, मतलब कैश की एंट्री को सारी कैश में लेते थे, फर्नीचर में फर्नीचर की। तो जिससे एक तो तुम्हें इफेक्ट पता लग जाता है, जैसे कि तुमने पहले फर्नीचर 50,000 का परचेज
परचेज़ करा, फिर 20 का परचेज़ करा, हो गया 70, फिर 70 में से 10 का सोल्ड आउट कर दिया, वो रह गया 60। तो मतलब वो तुम्हारा जो अकाउंट है, अकाउंट ये भी बताएगा कि उसका इफेक्ट क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। इफेक्ट मतलब परचेज में प्लस हो गया, सेल में माइनस हो गया। डायरेक्शन का मतलब एट प्रेजेंट हमारे पास कितने का फर्नीचर है। तो मतलब सब इसका एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना, ठीक है। उस अकाउंट के अंदर देखो मैंने 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। पहला, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, पहले तो हम बेटा ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं उसमें। फिर है वन नेचर एट वन प्लेस। वन नेचर एट वन प्लेस का मतलब है जिस नेचर की ट्रांजेक्शन उसी में करेंगे। मतलब सुनील की एंट्री सुनील में करेंगे, रोहित की सारी एंट्री रोहित में करेंगे, कैश की सारी एंट्री कैश में करेंगे। फिर उसका इफेक्ट एंड डायरेक्शन लेते हैं। इफेक्ट का मतलब जैसे मैंने बताया कि फर्नीचर हमने परचेज करा तो हमने ऐड कर दिया, सोल्ड करा तो हम फिर फर्नीचर में से माइनस कर दिया, तो ये इफेक्ट हो गया। और डायरेक्शन भी पता लग गई कि नेट फर्नीचर हमारे पास कितने का है। तो उसको एक हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करें तो अकाउंट इज़ अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन्स का एक समराइज रिकॉर्ड होता है रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। बेटा एक वर्ड यूज़ करो, पर्टिकुलर हेड। जैसे मैं कहता हूँ फर्नीचर के लिए फर्नीचर अकाउंट, रोहित के लिए रोहित अकाउंट, सुनील के लिए सुनील अकाउंट। तो बेटा इन सब को हेड कहते हैं, जो हेडिंग होता है ना उसको हेड कहते हैं। तो रिलेटिंग, तो फिर रिपीट करता, अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। It record not only the amount of transaction but also their effect and direction। कहते हैं इसमें ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड भी करते हैं और इसका इफेक्ट और उसकी डायरेक्शन भी लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट आइटम है कैपिटल। हम कैपिटल तो हर पर्सन को पता है कि जो भी बिज़नेस स्टार्ट करता है, बिज़नेस करता है, उसे ओनर कहते हैं। ओनर में या वो प्रोप्राइटर होगा, जो अकेला बिज़नेस करता है उसको प्रोप्राइटर कहते हैं। मोर देन 2 या 2 से अधिक पर्सन होते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनर या प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं। पहले एक जनरल वे में बात करता हूँ, फिर हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में आएंगे। तो पार्टनर या प्रोप्राइटर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। जो कैपिटल होती है बेटा कैश या एसेट्स की फॉर्म में होती है। जैसे तुमने 1 लाख का कैश दिया, तो और कुछ तुमने फर्नीचर दिया, फिर उस फर्नीचर की हैविंग बुक मनी वैल्यू देखेंगे, उसकी मनी वैल्यू 50,000 है। तो 50,000 का आपने फर्नीचर दिया, 1 लाख कैश दिया, तो आपकी कैपिटल होगी 1,50,000। तो मतलब कैपिटल या कैश की फॉर्म में लाते हैं या बेटा एसेट्स की फॉर्म में। अब क्या होता है कि जब हमें प्रॉफिट होता है या हम एडिशनल कैपिटल देते हैं। एडिशनल कैपिटल मतलब स्टार्टिंग के बाद जब हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो जाता है, फ्यूचर में हम दोबारा कोई कैपिटल बिजनेस में लाते हैं तो उसको एडिशनल कैपिटल कहते हैं। तो एडिशनल कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज़ हो जाता है और प्रॉफिट से भी इंक्रीज़ हो जाता है। जब पर्सनल यूज़ के लिए ओनर या प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसा ड्रॉ करते हैं उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग और लॉस से कैपिटल कम हो जाता है। देखो 3 पॉइंट में मैंने क्लियर कर दिया। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ कैश या एसेट्स, इंक्रीज विद प्रॉफिट एंड एडिशनल कैपिटल, डिक्रीज विद लॉस एंड ड्राइंग्स। तो ठीक है, पहले इसको पढ़ लो। अब हम इसको थोड़ा अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करते हैं। कैपिटल इज़ अ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर या पार्टनर इन द बिजनेस। प्रोप्राइटर या पार्टनर जो बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, या तो वो मनी की फॉर्म में होती है और एसेट या एसेट्स की फॉर्म में। एसेट्स हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। इट इज़ अ लायबिलिटी, ये ध्यान रखना फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कैपिटल है वो लायबिलिटी है। इट इज़ अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स अ प्रोप्राइटर। टूवर्ड्स अ प्रोप्राइटर और पार्टनर मतलब फर्म के लिए लायबिलिटी, टूवर्ड्स अ प्रोप्राइटर या पार्टनर मतलब एक ऐसी लायबिलिटी फर्म ने जो पैसा प्रोप्राइटर या पार्टनर को देना है। विच इंक्रीज, ये इंक्रीज कैसी होती है? एक तो फर्दर इन्वेस्टमेंट से, फर्दर इन्वेस्टमेंट होता है एडिशनल कैपिटल और प्रॉफिट से। ऑन द अदर हैंड डिक्रीज, ये डिक्रीज कैसी होती है? व्हेन इट इज़ विदड्रॉन, या तो ड्राइंग्स हो या लॉस हो। अब एक बात और ध्यान रखना, ये बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैपिटल के 2 नामोर होते हैं, एक नेटवर्थ, एक ओनर्स इक्विटी। वहाँ सामने मैंने नेटवर्थ तो लिखा हुआ है, ये भी याद रखता है, ओनर्स इक्विटी। उसके बाद इसकी इक्वेशन होती है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो ये बेटा कैपिटल है। तो मैंने जो मेन एरो डाल के दे रखे ना तुम्हारे, ये मेन जो पॉइंट्स है इसको देख लेना, इस पॉइंट से तुम्हारी सारी थ्योरी लर्न हो जाएगी। उसके बाद है ड्राइंग। बेटा प्रोप्राइटर या पार्टनर, पहले एक सिंपल लैंग्वेज में बात करता है। प्रोप्राइटर या पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से जो अमाउंट ड्रॉ करते हैं उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है,
ड्राइंग यानी कि अमाउंट ड्रॉन बाय द ओनर, ये जो ड्राइंग होती है या तो वो कैश की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं गुड्स की फॉर्म में। मान लो, ये ध्यान देना, प्रोप्राइटर या पार्टनर ने गुड्स की फॉर्म में पैसा ड्रॉ करा, मतलब हमारा जैसे जिस चीज़ का गुड्स वो गुड्स वो ड्रॉ करके घर ले गए। तो अब जब गुड्स भी हमारी ड्राइंग्स है, लेकिन अब गुड्स में ना एक बात का ध्यान रखना, प्रोप्राइटर या ओनर जब गुड्स की फॉर्म में ड्रॉ करेंगे ना, तो हम उसको केस में गुड्स की कॉस्ट प्राइस लेंगे, हमें सेल्स प्राइस से कोई मतलब नहीं है। और जो ड्राइंग्स होती है वो कैपिटल में से लेस करके दिखाते हैं। सपोज करो तुमने गुड्स ड्रॉ करा फॉर्म से, अपने घर कुछ गुड्स लेके चले गए, उस गुड्स की कॉस्ट प्राइस है 20,000 और सेल्स प्राइस है 25,000। एक बात हमेशा याद रखना, कीप इन योर माइंड, ड्राइंग जब भी गुड्स की फॉर्म में होगा उसकी सेल्स प्राइस को कभी हम कंसीडर नहीं करते, उसकी कॉस्ट से हमें मतलब है। तो कैपिटल में से जब ड्राइंग्स माइनस करेंगे तो 20,000 माइनस करेंगे, 25 नहीं। अब इसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करें तो ड्राइंग इट इज़ द अमाउंट विथड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर या पार्टनर। प्रोप्राइटर या पार्टनर जब कोई कैश या गुड ड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज़, गुड्स और टेकन बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ने जो गुड्स लिया और अ पार्टनर आर वैल्यूड एट द परचेज कॉस्ट। अभी तो मैंने बताया यदि वो गुड्स को ड्रॉ करता है तो उसकी परचेज कॉस्ट को लेंगे। ड्राइंग रिड्यूस द कैपिटल ऑफ द ओनर, ड्राइंग कैपिटल ओनर की कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। और जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते टाइम ड्राइंग्स को कैपिटल में से डिडक्ट यानी कि लेस करके दिखाते हैं। तो ये बेटा 4 टर्म्स हो गई हमारी ड्राइंग से। अब 5th टर्म्स है लायबिलिटीज। मेरे को लायबिलिटीज का मतलब होता है, लायबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड, OWED, ओड होता है पेबल, ठीक है। अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, बिजनेस ने जो पैसा देना है आउटसाइडर्स को या पार्टनर को वापस करना है, वो लायबिलिटी होती है। अब बेटा लायबिलिटी जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक होती है नॉन करेंट लायबिलिटी और एक होता है करेंट लायबिलिटी, ठीक है। और सबसे पहले लेकिन जब इंट्रोडक्शन में लिखोगे ना तो तुम ये लिखना, लायबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड बाय द बिजनेस, लायबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर, फर्म ने जो पैसा ओनर को देना है, लायबिलिटी, ये ध्यान देना, लायबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर बाय द बिजनेस इज टर्म्स एज इंटरनल लायबिलिटी, फर्म ने जो लायबिलिटी जो पैसा ओनर को वापस करना है यानी कि कैपिटल, उसे इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड लायबिलिटी टूवर्ड्स द आउटसाइडर, जो हमने आउटसाइडर को पैसा वापस करना है, इस टर्म्स एज एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो जो ओनर को वापस करना है वो इंटरनल लायबिलिटी है और जो आउटसाइडर को वापस करना है वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो ये तो इंट्रोडक्शन में लिख दिया। अब लायबिलिटी 2 टाइप की होती है, एक नॉन करेंट लायबिलिटी और एक करेंट लायबिलिटी। अब जब हम बुक्स क्लोज करते हैं, मान लो हमारी बुक्स क्लोज होगी 31 मार्च 2020, उसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना दिया। बैलेंस शीट डेट के विद इन ईयर, आने वाले 1 ईयर की ध्यान रखना, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद की बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर या बुक्स क्लोज करने के बाद जो अमाउंट हमें विद इन ईयर वापस करना है वो करेंट लायबिलिटी होता है, और जो मोर देन 1 ईयर वापस करना है वो नॉन करेंट होता है। फिर मैं बता रहा हूँ करेंट और नॉन करेंट के लिए जो 1 ईयर देखते हैं, बैलेंस शीट डेट के बाद वाला 1 ईयर देखते हैं। तो अमाउंट पेबल आफ्टर 1 ईयर, जो 1 साल के बाद पे करना है तो दैट इज़ नॉन करेंट, और पेबल विद इन 12 मंथ तो हो गया करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट में एक आप लोन याद कर लो और एक डिबेंचर याद कर लो। जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मनी बोरो करते हैं उसको लोन कहते हैं, ठीक है, और पब्लिक से जब बोरो करते हैं उसको डिबेंचर्स कहते हैं। करेंट लायबिलिटी में याद कर लो, एक क्रेडिटर जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं, बिल्स पेबल जो बिल का पैसा देना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सर्विसेज अवेल कर लिए लेकिन अभी पैसा पे नहीं किया। अब हम इसको बुकिश लैंग्वेज में बात करें तो नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज़ पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, अकाउंटिंग पीरियड एंड होने के 1 साल के बाद। तो अकाउंटिंग पीरियड एंड होने के 1 साल के बाद जो पैसा वापस करना है वो नॉन करेंट लायबिलिटी होता है। अब करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच इज़ पेबल विद इन 12 मंथ, जो पैसा हमने 12 मंथ के अंदर अंदर पे करना है फ्रॉम द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग ईयर एंड होने के 12 मंथ के अंदर अंदर जो पैसा वापस करना है वो करेंट लायबिलिटी होता है, जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन। तो बेटो नेक्स्ट टर्म्स है एसेट्स। देखो एसेट्स का होता है, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस, OWNED, ओन्ड की बात कर रहा हूँ,
ठीक है। लायबिलिटी में हमने ओड कहा था या ओन्ड गया। ओन्ड मतलब हमारी जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसको एसेट्स कहते हैं। बेटा मान लो मैं इंस्टीट्यूट या कोई बिज़नेस करता हूँ, बिज़नेस में जो मेरी बिल्डिंग है ना वो किराए की है, तो बिल्डिंग यदि हम किराए की लेके करेंगे ना तो ध्यान रखना वो हमारी एसेट्स नहीं है, क्योंकि हम यूज़ करके उसका रेंट देते हैं। बिल्डिंग हमने अपनी परचेज़ करी तो वो एसेट्स है। इसलिए कहा जाता है कि एसेट्स आर द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द बिजनेस। बिजनेस की जो अपनी प्रॉपर्टी है तो उसको एसेट्स कहते हैं। इन अदर वर्ड विच विल enable the firm to get the cash। ठीक है, कहता है कि विच विल एनेबल द, ये कभी भी कैश में कन्वर्ट हो सकती है। एंड इकोनॉमिक बेनिफिट, जिससे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, यानी कि एसेट्स को जब भी हम बेचेंगे तो पैसा आएगा। तो सिंपल सी बात में बात करें कि प्रॉपर्टी के बदले या जिस कोई पैसा हमने लेना है तो वो हमारी एसेट्स होती है। बेटा एसेट भी दो टाइप की, तीन टाइप की होती है। एक नॉन करेंट एसेट्स, एक करेंट एसेट्स और एक फिक्टिशियस एसेट। पहले मैं नॉन करेंट और करेंट की बात करता हूँ। बेटा नॉन करेंट एसेट्स होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते। पहले सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, जो प्रॉपर्टी थ्रू आउट द ईयर फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती वो नॉन करेंट होती है, जो फ्रीक्वेंटली चेंज होती है वो करेंट होती है। जैसे हम कोई बिजनेस करते हैं, बिजनेस में मेरे पास बिल्डिंग है, फर्नीचर है, एसी है, चेयर है। अब इसे हम बार बार तो सेल परचेज करेंगे नहीं, ये चेंज नहीं होगी, तो फ्रीक्वेंटली चेंज होगी, तो नॉन करेंट एसेट्स है। ठीक है। अब मान लो मैंने फीस मिली कैश की फॉर्म में, कुछ पैसा मेरे बैंक में पड़ा है, कुछ हमारा दुकान पे शॉप पे गुड्स पड़ा हुआ है जैसे स्टॉक कहते हैं, तो ये बार बार चेंज होंगे। कैश आएगा जाएगा, बैंक में कभी हम पैसा जमा कराएंगे, कभी निकलवाएंगे। शॉप पे जो स्टॉक पड़ा है वो बिकेगा, फिर आएगा, फिर बिकेगा। डेटर से हमने पैसा लेना है, हम माल बेचेंगे तो पैसा लेना है, फिर बेचेंगे, फिर पैसा, तो फ्लक्चुएट होता जाएगा। तो जो एसेट फ्लक्चुएट होती जाती है वो करेंट होती है, जो फ्लक्चुएट नहीं होती वो नॉन करेंट होती है। फिक्टिशियस थोड़ी देर बाद बताऊँगा। बेटा अब नॉन करेंट एसेट्स अकाउंटिंग बुकिश लैंग्वेज में बात करें तो नॉन करेंट एसेट्स आर दोस एसेट विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस। ठीक है, हेल्ड बाय द बिजनेस नॉट विद द पर्पस टू रीसेल। कहता है हमारे पास एसेट तो है लेकिन हमारे रीसेल पर्पस नहीं। मतलब मान लो मेरे इंस्टीट्यूट में जो फर्नीचर है, फर्नीचर को जो मैं यूज़ करने के लिए यूज़ करता हूँ उसको बेचने के लिए नहीं। लेकिन मान लो एक फर्नीचर की शॉप है, वो फर्नीचर को सेल परचेज़ करता है, जो सा फर्नीचर वो सेल परचेज़ करता है वो उसकी एसेट नहीं है, उसका स्टॉक है। तो ध्यान रखना बेटा कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो हम रीसेल के लिए नहीं रखते, ठीक है, हेल्ड बाय यूज़, हेल्ड फॉर यूज़ के लिए होल्ड करते हैं लेकिन बेचने के लिए नहीं। इन अदर वर्ड दोस एसेट विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जो एसेट्स को हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। नॉन करेंट एसेट्स क्लासिफाइड इन टू पार्ट, टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। बेटा देखो टेंजिबल एसेट वो एसेट्स होते हैं जिसकी ना फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, मतलब जिसे तुम टच भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। तो मतलब टेंजिबल एसेट्स आर दोस एसेट विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे कैन सीन एंड टच, उसको देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर। इनटेंजिबल होता है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, उसको हम टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते। तो इनटेंजिबल एसेट दोस एसेट विच कैन नॉट बी सीन एंड टच। एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। और करेंट एसेट मैंने बताई थी जो फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, जो विद इन ईयर बुक्स क्लोजिंग के 1 साल के अंदर अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाती है। करेंट एसेट्स आर दोस एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस विद द पर्पज ऑफ कन्वर्टिंग दैम इनटू कैश। इसका पर्पस होता है जिसे हमें कैश में कन्वर्ट करना है विद इन अ शॉर्ट पीरियड फॉर 1 ईयर। बुक क्लोजिंग के 1 ईयर के अंदर अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ठीक है बेटा, जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा ना तो वो हमारी करेंट एसेट्स होती है। तो ठीक है, करेंट एसेट में याद कर लो, एक तो कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, जो बैंक में कैश पड़ा है, जो शॉप पे दुकान पे माल पड़ा है यानी कि स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए। अब बेटा फिक्टिशियस एसेट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, इसको ज़रा ध्यान से करना। देखो बेटा मान लो हमें ना 1 लाख के, मान लो हमारे रेवेन्यू थे 5 लाख के, 5 लाख के रेवेन्यू थे, ठीक है, हमारे एक्सपेंस 6 लाख के हो गए। तो 6 लाख के हो गए तो 1 लाख हमें लॉस हो गया, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बिजनेस काफ़ी डाउन चल रहा, तो जिस समय 1 लाख के लॉस हो गए। अब इस लॉस को
पता होगा कि प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं, लॉस को माइनस करते हैं। हमने डिसाइड किया इस लॉस को अभी कैपिटल में से लेस नहीं करते, मतलब लेस ना करना मतलब उसको राइट ऑफ नहीं करते। लेस हो जाता तो ख़त्म हो जाता, ख़त्म होने को कहते रिटर्न ऑफ। तो हमने इसको अभी राइट ऑफ नहीं करा, हमने कहा इसको अगले साल देख लेंगे क्या करना है। अब नेक्स्ट ईयर हमें 3 लाख का प्रॉफिट हो गया और प्लीज लास्ट ईयर 1 लाख का लॉस था, तो हमारे नेट प्रॉफिट रह गए 2 लाख। तो 2 लाख हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कोई भी ऐसा लॉस जो इस साल हमने राइट ऑफ नहीं करा उसे नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दी। अब कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर के लिए करा, उसे कहीं तो हमें शो करना है अपने याद करने के लिए। नहीं शो करेंगे तो पता कैसे लगेगा, तो इसको हम ना एसेट साइड में फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से शो कर देते हैं। तो एसेट साइड में इसको शो करते हैं फिक्टिशियस एसेट। लॉस था लेकिन उसे हमें राइट ऑफ नहीं करा, मतलब उसको हमने ख़त्म नहीं करा। अगले साल या उससे अगले साल हम उसको राइट ऑफ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो लॉस का वो पार्ट जो अभी राइट ऑफ नहीं हुआ उसे हम फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। तो उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में बात करें तो फिक्टिशियस एसेट्स आर दोस एसेट विच आर नीदर टेंजिबल नॉट इनटेंजिबल। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है कि ये टेंजिबल है कि इनटेंजिबल, ना ये टेंजिबल एसेट्स है ना ये इनटेंजिबल एसेट्स है। दे आर लॉसेस, बेसिकली ये लॉसेज होते हैं। नॉट रिटर्न ऑफ, एक ऐसा लॉस जो भी ख़त्म नहीं हुआ। इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड, जिस साल वो लॉस हुआ था उस साल उसको हमने इनकर्ड, उस साल उसको हमने ख़त्म नहीं करा। बट इज़ रिटर्न ऑफ, ये जो राइट ऑफ होगा इन द मोर देन 1 ईयर या नेक्स्ट ईयर, या तो उसको नेक्स्ट ईयर में हम राइट ऑफ करेंगे या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर राइट ऑफ करेंगे। तो बेटा फर्स्ट वीडियो में भी तुमने 6 टर्म से याद करनी है। तो एक बार बेटा हम फर्स्ट ट्रैक पे ये दोबारा देख लेते हैं। पहला मैंने बताया बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन में जो 3 एरो है उसको ठीक से देखो। एक्सप्रेस इन मनी, ये मनी में एक्सप्रेस की जाती है, मतलब नॉन मॉनेटरी टर्म्स को नहीं लेते। बिटवीन 2 पार्टीज, इसमें 2 पार्टीज होती हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें गुड्स और सर्विसेज एक्सचेंज करते हैं। एक पार्टी होगी जिसने गुड्स को सोल्ड करा, एक हो गया जिसने परचेज करा, या एक पार्टी होगी जिसने सर्विसेज अवेल करी और एक हो गया जिसने सर्विसेज प्रोवाइड करी। ठीक है, मे भी कैश और क्रेडिट, ये बेटा कैश ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी। तो ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन हमने गुड्स सोल्ड करा और कैश हमें इमीडिएटली मिल गया। हो सकता है वो पैसा नेक्स्ट ईयर मिले। फिर मैंने अकाउंट्स में बताया था, अकाउंट जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसको हम जब अपने पास एक सेपरेट हेड में रिकॉर्ड करते हैं वो अकाउंट बन जाता है। इसमें सब के लिए एक सेपरेट अकाउंट ओपन किया जाता है। 1 नेचर एंड 1 प्लेस, एक ही एंट्री को, एक ही नेचर की एंट्री को एक जगह एंटर करते हैं। कैश की सारी एंट्री कैश अकाउंट में, फर्नीचर की सारी एंट्री फर्नीचर अकाउंट में। कैश अकाउंट फर्नीचर अकाउंट, इसको हेड ऑफ अकाउंट कहते हैं। और इसमें इफेक्ट भी लेते हैं और डायरेक्शन भी लेते हैं। इफेक्ट मतलब इंक्रीज डिक्रीज को प्लस माइनस करते जाता है और फाइनल अमाउंट आ जाता है, वो डायरेक्शन हो गई। कैपिटल बताया था, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। ठीक है, प्रोप्राइटर या पार्टनर, प्रोप्राइटर या पार्टनर जो बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल कहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड एसेट्स, ये कैश और एसेट दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। एसेट्स की कौन सी वैल्यू लेंगे, मनी वैल्यू। और कैपिटल किस किस रीज़न से इंक्रीज़ होता है, प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल से कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगा, और लॉस से और ड्राइंग से ये डिक्रीज़ हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, कैपिटल को नेटवर्थ भी कहते हैं। ठीक है, कैपिटल नेटवर्थ भी कहते हैं और ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। और एक बात और याद रखना, कैपिटल जो है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लायबिलिटी है, लायबिलिटी टूवर्ड्स द प्रोप्राइटर या पार्टनर। फिर हमने ड्राइंग्स बताई थी। ड्राइंग्स मैंने बताया था कि अमाउंट ड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर या पार्टनर या प्रोप्राइटर जो पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा ड्रॉ करते हैं उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है, अमाउंट ड्राइंग बाय ओनर इन द फॉर्म ऑफ कैश या गुड्स, जब कोई ओनर या प्रोप्राइटर गुड्स की फॉर्म में ड्रॉ करता है तो गुड्स के कॉस्ट प्राइस को लेते हैं, सेल्स प्राइस को ले लेते हैं। और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते टाइम ड्राइंग्स को कैपिटल में से लेस कर देते हैं। फिर मैंने बताया था लायबिलिटीज़। लायबिलिटी में बताया था, लायबिलिटी मीन्स अमाउंट ओड, OWED, ओड या पेबल बाय द बिजनेस। बिजनेस ने जो पैसा देना उसको लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर, जो ओनर के टूवर्ड्स लायबिलिटी है उसे हम इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड लायबिलिटी टूवर्ड्स द आउटसाइडर, जो आउटसाइडर के टूवर्ड्स है उसे हम एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। और ये 2 पार्ट में हमने क्लासीफाई करा था, नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी। बुक क्लोजिंग या बैलेंस शीट डेट या अकाउंटिंग पीरियड के बाद जो पैसा हमने विद इन ईयर पे करना है वो करेंट लायबिलिटी होता है, और जो 1 ईयर के बाद पे करना है वो नॉन करेंट लायबिलिटी होता है। फिर हमने करी थी एसेट। एसेट में मैंने बताया था, एसेट्स आर द प्रॉपर्टी ओन्ड, OWND,
ओन्ड बाय द बिजनेस, बिजनेस की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है वो एसेट्स होती है, और इसे कभी भी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देती है। इसके दो पार्ट बताए थे, एक नॉन करेंट और एक करेंट। नॉन करेंट एसेट्स आर द दोस एसेट विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस नॉट विद द पर्पज ऑफ रीसेल। नॉन करेंट एसेट्स हम रीसेल पर्पज के लिए नहीं रखते, ठीक है, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके दो पार्ट, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स होते हैं जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिससे हम देख भी नहीं सकते, ठीक है, कैन नॉट बी सीन और टच, ना इसको देख सकते हैं ना उसको टच कर सकते हैं। टेंजिबल एसेट वो लायबिलिटी है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती और उसे हम देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। करेंट एसेट्स होता है कि जो करेंट एसेट वो एसेट्स होती है जो बुक क्लोजिंग के 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्टिंग दैम इनटू कैश, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट लॉस का वो पार्ट जो लॉस तो है लेकिन उसे हमें राइट ऑफ नहीं करा, हमने प्लान करा उसको नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर उसको हम राइट ऑफ करेंगे। तो बच्चों पहले आप सिस्टम सुन लो, पहले ना ये पूरी वीडियो अच्छे से देख लेना, अच्छे से सुन लेना। बेस्ट वैसे बताऊँ हैंड फ्री पे सुनोगे, हेडफोन या हैंड फ्री पे सुनेगा तो ज़्यादा बेटर है। फिर उसके बाद तुम किसी भी बुक में से इसको रीड कर लेना, तुम्हें एक एक टर्म के लिए, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ ये चैप्टर परेशान कर रहा है ना किसी भी बच्चों को, तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। ओके बच्चों।